डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी भारत में कृषि वित्त का अर्थ, कृषि वित्त की कृषि में आवश्यकता, भारत में कृषि का प्रोफाइल और कृषि वित्त का महत्व। आज हम बात करेंगे देश की कृषि व्यवस्था में किसानों द्वारा जो वित्त की मांग की जाती है, उस मांग के क्या आधार हैं, यानी किसानों की ऋण आवश्यकताओं को किस तरह से निर्धारित किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले चर्चा करी थी कि हमारे यहाँ कृषि जीवन की अर्थव्यवस्था का आधार है। यहाँ आज भी कुल आबादी का 50% से भी अधिक भाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि पर निर्भर है और 2/3 से भी अधिक, लगभग 80% से भी अधिक जो जोतें हैं वो सीमांत और छोटे आकार की हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसानों के पास बहुत छोटी छोटी जोतें हैं, फलस्वरूप उन जोतों में लाभकारी उत्पादन करना संभव नहीं होता है, इसलिए उन्हें वित्त की आवश्यकता होती है। आज हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे, यानी इस टॉपिक के दो हिस्सों पर बात करेंगे। एक है किसानों को ऋण आवश्यकताओं के कौन कौन से आधार हैं, किन के आधार पर निर्धारित किया जाता है साख को, और दूसरा कृषि वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कृषि को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया है, जिसके चलते आज भी भारतीय कृषि बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है और उसी का परिणाम है कि कृषक भी बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है। कृषक बहुत निर्धन है, कृषक बहुत दीनहीन हालत में है, वह बदहाल है। वर्षों से सरकारी उपेक्षा का शिकार रहा किसान आज भी बहुत निम्न जीवन स्तर जीने को मजबूर है। इस प्रेजेंटेशन में मैंने प्रयास किया है कुछ डायग्राम्स के माध्यम से बताने का कि किस तरह से किसान देश में आत्महत्याएं कर रहे हैं। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि किसानों को जो ऋण दिया जाता है, किसानों को जो साख की व्यवस्था की जाती है, उस साख की व्यवस्था के कौन कौन से आधार हैं। यानी इसको 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, स्रोत के आधार पर। यानी इन 3 आधारों पर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी समय के अनुसार किसानों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। समय के आधार पर ऋणों की उपलब्धता के भी 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है शॉर्ट टर्म लोन, लघु अवधि के लोन। दोज loans which are given to farmers up to 15 months of period, यानी जो लोन किसानों को 15 महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं, उन्हें लघु अवधि के लोन कहा जाता है। अक्सर ये लोन नए बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स और
पशुओं के चारे जैसी व्यवस्था करने के लिए किसान इसकी डिमांड करते हैं। इन्हें 15 महीने की अवधि में जमा करवाना या इनका रिपेमेंट करना आवश्यक होता है। दूसरा है मीडियम टर्म लोन, यानी मध्यावधि के लोन। मध्यावधि साख उसको कहते हैं जो 15 महीने से अधिक और 5 वर्ष से कम अवधि के पीरियड के लिए किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है। यह सामान्यतः पशुओं को खरीद करने अथवा ट्यूबवेल की खुदाई करने, नया ट्यूबवेल खुदवाने, उसकी मरम्मत करने जैसे जैसे उद्देश्यों के लिए किसान इसकी मांग करता है। तीसरा है लॉन्ग टर्म, दीर्घ अवधि की साख, जो कि 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसानों को दिए जाते हैं और किसान इनकी मांग या इस लोन की मांग पुरानी लोन को चुकाने या फिर नई ज़मीन खरीदने या जो विद्यमान ज़मीन है उसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट करने जैसे कार्यों के लिए इसकी मांग करते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर किसान लोन की मांग करते हैं, किसान वित्त की मांग करते हैं। उसमें है पहला प्रोडक्टिव पर्पजेस, यानी उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि कार्यों में अधिक इनपुट और अच्छे इनपुट डालने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य के लिए किसानों को सरकार के द्वारा लोन उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरा उद्देश्य कंजम्पशन पर्पज हो सकता है, उपभोग या खपत की ज़रूरत के अनुसार भी किसानों को लोन की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसान अपनी फसल को मार्केट में बेचने से लेकर नई फसल बोने के बीच में उसे अनेक तरह के कार्यों के लिए पैसे की या धन की आवश्यकता होती है, तो उस खपत के लिए भी किसान सरकार से लोन की मांग करता है। तीसरा है अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन, ये प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन है, यानी ये शुद्ध रूप से किसानों को उनकी पारिवारिक और घरेलू जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए या किसी तरह के सामाजिक रीति रिवाजों के निर्वहन के लिए इस निर्वहन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और किसान इस उद्देश्य के लिए मांग करता है। तो ये उद्देश्य के आधार पर है, इस तरह 3 उद्देश्य हो सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, यानी किसान स्रोतों के अनुसार भी लोन की मांग करता है। स्रोत से तात्पर्य यहाँ 2 तरह के स्रोत हैं, एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जिनको संस्थागत स्रोत कहा है और दूसरे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जिनको कहा है गैर संस्थागत साख के स्रोत। संस्थागत स्रोतों में मुख्य रूप से सरकारी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक आते हैं जो किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इनमें मुख्य रूप से, हालांकि इनकी डिटेल आगे हम चर्चा करेंगे, यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि संस्थागत वित्त 4 तरह की संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें पहला है कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक, दूसरा है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, तीसरा है रीजनल रूरल बैंक्स यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और उसके बाद चौथा है नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड भी किसानों को पुनर्वित्त की सुविधा देता है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है संस्थागत स्रोत में, वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल, यानी जिनको गैर संस्थागत स्रोत कहा जाता है। ये स्रोत मुख्य रूप से निजी लोगों से जुड़े हुए हैं,
जो इनका सरकारी वित्त संस्थानों से कोई लेना देना नहीं है। इनमें मुख्य रूप से 5 तरह के लोग होते हैं, जिनमें मनी लेंडर्स जो गांव में परंपरागत साहूकार हैं, या अपने रिलेटिव्स हो सकते हैं, या ट्रेडर्स व्यापारी हो सकते हैं, या कमीशन एजेंट्स हो सकते हैं, या बड़े ज़मींदार हो सकते हैं। ये सभी लोग किसानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक कृषि वित्त प्रदान करते हैं। इन्हें गैर संस्थागत स्रोत कहा जाता है और ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। और यहाँ एक डायग्राम भी दिया है जिसमें एक किसान पेड़ से लटक कर आत्महत्या करने को मजबूर है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण किसानों द्वारा लिए गए लोन का रीपेमेंट नहीं होना है। और अधिकांश जो गैर संस्थागत स्रोत हैं वो किसानों से मनमानी ब्याज दर वसूलते हैं, मनमानी शर्तों पर उनको उधार देते हैं। फलस्वरूप किसानों की आय के अभाव में कृषि से प्राप्त होने वाली बहुत कम आय की वजह से वो उनका रिपेमेंट नहीं कर पाते। देयरफॉर दे हैव टू सुसाइड, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसकी चर्चा हमने बात के हिस्से में करी है। अब हम बात करते हैं इन्हीं सभी स्रोतों की, या इन सभी संस्थागत स्रोतों की जो विशेष रूप से किसानों को कृषि कार्यों के लिए वित्त प्रदान करते हैं, जिसमें हमने यहाँ डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में दोनों तरह के स्रोतों की चर्चा की गई है। जहाँ हम बात करते हैं कि जो कृषि वित्त की एजेंसियाँ हैं, जिसमें हमने चर्चा की अभी पहले कुछ देर पहले, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी जो कॉर्पोरेट सहकारी समितियाँ, सहकारी बैंक हैं, जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक कृषि साख समितियाँ हैं, जिनों का गाँव तक विस्तार है। और दीज सोसाइटीज़ जनरली एडवांस लोन्स ओनली फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज, यानी ये जो सोसाइटीज़ हैं ये किसानों को केवल और केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती हैं, ये गैर उत्पादक कार्यों के लिए ऋण नहीं देती हैं। And again, the main objective of primary agricultural credit societies is to raise capital for product purposes of giving loans। सर मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन यानी और अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोन किसानों को देती है। अगेन it provides finance to farmers at cheap rates, improving for irrigation purposes or any other allied activities like horticulture, animal husbandry, poultry etc। यानी ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, सरकारी बैंकों के तहत काम करती हैं और ये किसानों को कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे कृषि से जुड़े हुए अन्य व्यवसायों के लिए भी ऋण सुविधा किसानों को देते हैं। इसके बाद दूसरा स्रोत है वो है कमर्शियल बैंक्स। कृषि वित्त का दूसरा जो स्रोत है संस्थागत स्रोतों में वो है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक किसानों को डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का लोन उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष लोन से तात्पर्य डायरेक्ट फाइनेंस इज फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन फॉर शॉर्ट एंड मीडियम पीरियड, यानी मध्यम और छोटी अवधि के लिए किसानों को कृषि कार्यों के लिए प्रत्यक्ष लोन देते हैं। इसके बाद जो अप्रत्यक्ष लोन दिया जाता है, इट रेफर्स टू एडवांस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट्स। वह किसानों को किस कृषि आगतों या कृषि इनपुट्स को उपलब्ध करवाने के, जैसे खाद उपलब्ध करवाए या अच्छे बीज उपलब्ध करवाना या फिर पेस्टिसाइड्स उपलब्ध करवाने के रूप में भी ये किसानों को मदद करते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष वित्त कहा जाता है।
इसके बाद जो तीसरी एजेंसी है वो भूमि विकास बैंकों से संबंधित हैं, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं, वो प्रत्येक ज़िले में स्थापित किए हुए हैं। और ये बैंक किसानों को लंबी अवधि के ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। हालांकि ये लोग किसानों को लोन देने की एवज में उनकी लैंड को मॉर्गेज करते हैं, उनकी ज़मीन को एक तरह से कहना चाहिए बंधक के रूप में अपने पास रहन के रूप में रखते हैं। उस आधार पर किसानों को लोन देते हैं। और ये जो लोन देते हैं, दीज लोन आर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर रिपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन्स टू कल्टिवेटर्स, यानी किसानों को पुराने ऋणों को चुकाने के लिए देते हैं, या परचेजिंग न्यू लैंड, नई ज़मीन को खरीदने के लिए देते हैं, और डिगिंग, कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग ऑफ द वेल, या ट्यूबवेल की खुदाई या उसकी गहराई या उसकी रिपेयरिंग आदि के कार्यों के लिए भी ये लोन देते हैं। इसके बाद अगली एजेंसी है वो है रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दीज बैंक्स वर सेटअप इन 1975। The main objective of these banks is to provide credit and other facilities particularly to the small and marginal farmers. इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण अंचलों में लोगों को, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को, उनकी ज़रूरत के मुताबिक एज एंड व्हेन, मतलब कहने का तात्पर्य जब उनको लोन चाहिए तब और जितनी मात्रा में चाहिए उसी अनुसार इन बैंकों को की स्थापना की गई, ताकि ये किसानों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं, स्थानीय भाषा, स्थानीयता के आधार पर किसानों को लोन उपलब्ध करवा सकें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये किसानों के साथ साथ एग्रीकल्चर लेबरर्स, आर्टिसंस, छोटे छोटे जो आर्टिसंस हैं, छोटे छोटे जो कारीगर हैं, उनको भी ये लोन उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। इस तरह से अगली एजेंसी के रूप में जो नाम आता है वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, और इस बैंक की स्थापना, जैसा कि इसमें हमने चर्चा करी है, कि इट वाज सेट अप इन जुलाई 1982 with a aim to look after agricultural credit for farmers in order to assist them in their farming activities। यानी यह बैंक इसलिए स्थापित किया गया था कि किसानों को, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे वो बड़ा किसान हो, उनकी आवश्यकता के मुताबिक सस्ती ब्याज दरों पर, सस्ती शर्तों पर लोन उपलब्ध करवाया जाए, ताकि उन्हें जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं, साहूकार है, ज़मींदार है और कमीशन एजेंट हैं, रिश्तेदार हैं, इनके चंगुल से उनको मुक्त करवाने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। और यह बैंक सिर्फ़ और सिर्फ कृषि कार्यों के लिए ही किसानों को ऋण देता है। हालांकि इसका कार्य दूसरा ये भी है कि वह ये ग्रामीण विकास की गतिविधियों में भी भाग लेता है। इस तरह से ये कहा गया कि वे नाबार्ड का जो कृषि वित्त में जो योगदान है वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होकर के अप्रत्यक्ष तौर पर है। यह स्टेट गवर्नमेंट्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को फाइनेंस करता है ताकि वो आगे किसानों को फाइनेंस कर सके। इसलिए ये रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी देता है, पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। यह बैंक छोटे जिसको सूक्ष्म वित्त कहते हैं, उस सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने का काम करता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही ये
एनजीओज़ को भी सपोर्ट करता है ताकि एनजीओज़ किसानों के साथ मिलकर उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं में मदद कर सकें। इसके साथ साथ यह किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को भी चलाता है। यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार रोजगार योजना है, उसको भी रिफाइनेंस करता है। और इस तरह से कहने का तात्पर्य ये राष्ट्रीयकृत जो बैंक है यह बड़े मात्रा में किसानों को लोन उपलब्ध करवाता है। इसके बाद हमने एक टेबल दी है। इस टेबल में भी स्पष्ट किया गया है कि एजेंसीवार साख की उपलब्धता, यानी 2005 से 2017 तक की अवधि में कोऑपरेटिव, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और अदर एजेंसीज़ के द्वारा जो फाइनेंस किसानों को दिया गया उसकी स्थिति बताई गई है कि जहां एक तरफ 2005-06 में कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा जो राशि दी गई थी वह रीजनल रूरल बैंक से द्वारा दी गई राशि से कहीं अधिक थी, लेकिन कमर्शियल बैंक्स इस अवधि में सबसे अधिक लोन प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में उभरे। इसके बाद 2006 से लेकर के और आगे के वर्षों में कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो लोन दिए गए उनकी संख्या में निरंतर या उनकी मात्रा में निरंतर इजाफा हुआ। वहीं जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने भी संस्थागत वित्त में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि संस्थागत वित्त आज भी किसानों के लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट का आधार है, क्योंकि किसान बड़े पैमाने पर अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जिसकी चर्चा हम आगे के चैप्टर में करेंगे कि इस कृषि वित्त की कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, जिनकी वजह से आज भी यह छोटे और मझले किसानों तक इसकी पहुंच नहीं है। बड़े किसान ही इसका फ़ायदा लेते हैं। आज के चैप्टर में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक के अगले हिस्से पर। बहुत बहुत धन्यवाद।